माँ बाप से झूठ बोला है? कहते हैं ना कि अपने माँ बाप से कुछ भी छुपाना गलत होता है, लेकिन अगर कोई झूठ आपको अपने माँ बाप से बचा सके तो क्या वो झूठ बोलना सही नहीं है? ये कहानी कुछ ऐसी है जहां पर झूठ शायद बोला होता तो आज जिंदगी बहुत अलग होती और ये कहानी निकल कर नहीं आती। इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट गर्ल जिसे हम कहते हैं द गर्ल लॉक्ड इन द रूम ऑफ पोर्टुगीज। उसको टाइटल दिया जाता है। ये कहानी है उस लड़की की। मैं स्वागत करती हूं आपका इस शो में क्राइम कहानियां द वॉइसेस बिहाइंड द क्राइम, जहां पर मैं गरिमा लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको एक ऐसे खौफनाक लाइफ से रूबरू करवाएगी जिस लाइफ को जीना आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे। 1849 की है ये कहानी। No! No! Help! Help! 1849 जहां पर एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है एक घर के अंदर। न्यूबॉर्न बेबी शी इज पोर्टुगीज के रिच फैमिली में पैदा होने वाली ब्लांश मोनियर। मोनियर फैमिली जिसके बारे में मैं बात करूं तो वो एक रिच फैमिली थी जहां पर हर एक इंसान एक रूल को फॉलो करते हुए चलता था, उसकी रेपुटेशन के लिए और साथ ही साथ अपने लिए उन रूल्स को फॉलो किया जाता था। मोनियर फैमिली का रुतबा बहुत ही ज्यादा हाई था। शायद यही वजह थी जिस वजह से ब्लांश की लाइफ में ये मोड़ आए। ब्लांश मोनियर धीरे धीरे बड़े होते हुए अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखती है। ब्लांश मोनियर की मां एमिली मोनियर जिसकी बात करूं तो एमिली मोनियर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने वाली महिला थी और हर चीज में परफेक्शन चाहती थी। और वहीं था ब्लांश मोनियर का बड़ा भाई जो उससे 7-8 साल बड़ा था, जिसका नाम था जॉर्ज। वहीं उसके पिता चार्ल्स जो ब्लांश मोनियर के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन बचपन से अब तक उसे बड़े होते हुए उसकी हर एक हरकत को, उसकी हर एक नादानी को, उसके हर एक सच को, झूठ को देख रहे थे, पर हर चीज को वो एमिली पर छोड़ देते थे। वो ज्यादातर अपने बेटे जॉर्ज के साथ ही बने रहते थे और उसी के साथ बातचीत करते थे, जो कभी कभार ब्लांश को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती थी। ऐसे ही लाइफ गुजरी और एक दिन अचानक जब ब्लांश अपने कमरे में बैठी हुई थी, 25 साल की ब्लांश होने वाली थी उस वक्त, और अचानक से उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। बाहर एक मेड आई थी, उनके घर की मेड, जिसने ब्लांश को आकर कहा, मैडम ब्लांच, ब्रेकफास्ट इज रेडी, आप नीचे आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहने के बाद वो वहां से चली गई और ब्लांश नीचे आती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ, उसके पिता और उसके भाई के अलावा कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ब्लांश ने देखा तो था पर अच्छे से जानती नहीं थी। वो थे एमिली के कुछ फ्रेंड्स और चार्ल्स के कुछ फ्रेंड्स, जो कि खास आज एमिली और चार्ल्स के कहने पर उनके साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं ब्लांश भी उनके साथ बैठी थी, पर ब्लांश उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। ब्लांश को इस तरह से डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक फॉर्मल तरीके से खाना खाना कुछ अजीब लगता था। उसे लगता था जैसे वो किसी घुटन में जी रही है, और ये बात उसकी फैमिली में कोई समझ ही नहीं पा रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तभी एमिली ने देखा कि ब्लांश अपनी डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हुई है और वहां पर बैठकर कुछ सोच रही है। एमिली ने गुस्से में कहा, ब्लांच, तुम्हें समझ में नहीं आता ये कैसा बिहेवियर है? यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। गेस्ट के सामने भी तुम अजीब सा बिहेव कर रही थी। जाकर अपने कमरे में काम कर लो। ये कोई तरीका है डाइनिंग टेबल पर इस तरह से बैठी हुई हो? एमिली की बात सुनकर ब्लांश घबरा गई और तुरंत कमरे में चली गई। ब्लांश को अपनी माँ एमिली का बिहेवियर काफी अजीब लगता था। कभी कभार वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर जाती थी। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पर शायद उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बात भी थी। इस तरह से टेबल पर बैठकर
वो क्या कर रही है? जब सब लोग जा चुके हैं तो उसे भी अपने कमरे में जाना चाहिए था। लेकिन ब्लांश को ये बात अच्छी नहीं लगी और वहां से चली गई। उसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में बैठी थी कि तभी अचानक उसके भाई जॉर्ज ने उससे कहा कि मुझे किसी काम से कोर्ट में जाना है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी कुछ काम है। दरअसल उनका कुछ फैमिली का कुछ मैटर था जिस वजह से उसमें ब्लांश के भी साइन चाहिए थे, इसलिए वो उसे साथ लेकर गया। दोनों वहां पर पहुंची, तभी अचानक जब जॉर्ज अपना काम करने के लिए गया तो उस वक्त ब्लांश की मुलाकात हुई विक्टर से। विक्टर वहीं पर काम करने वाला एक छोटा सा लॉयर था। विक्टर ने ब्लांश को देखा और ब्लांश ने भी विक्टर को देखा। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया ही था कि तभी वहां पर जॉर्ज आ गया और जॉर्ज ने कहा, ब्लांश, तुम्हें पता भी है तुम मॉनियर फैमिली से हो और मॉनियर फैमिली के लोग कितने अमीर हैं तुम ये जानती हो ना। ये मामूली सा लॉयर विक्टर, तुम इसके पास क्यों बैठी हो? दूर रहो इससे और इसके आसपास कभी अब नजर मत आना। और तुम भी विक्टर। जॉर्ज की ये बात सुनकर ब्लांश चौंक गई। ब्लांश को लगा कि जैसे जॉर्ज को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। क्या हुआ कि वो एक छोटा सा लॉयर है? क्या हुआ कि वो एक मामूली इंसान है? लेकिन है भी तो इंसान ना। इंसानियत के नाते अगर मैंने उससे हाथ मिला भी लिया था तो कुछ गलत नहीं था। वी आर रिच, ही इज पुअर, ये बात उसे नहीं बतानी थी। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ब्लांश कुछ नहीं कह पाई। ब्लांश अपने बड़े भाई की इज्जत करती थी और इस नाते उसे कुछ कहना ठीक नहीं लगा। उसके बाद दोनों वापस आए और ऐसे ही समय बीतने लगा। लेकिन अचानक 1874 में ब्लांश दोबारा विक्टर से मिलती है और उस दिन उनमें कुछ बातचीत हुई। ब्लांश, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। मेरी इनकम शायद तुम्हारे घर वालों के हिसाब से, तुम्हारे भाई के हिसाब से उतनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी दुनिया दे सकता हूँ जहाँ तुम्हारे फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस से दूर रह सकती हो, तुम इंडिपेंडेंटली जी सकती हो। मेरे साथ तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। मैं जानता हूँ तुम मॉनियर फैमिली से बहुत अलग हो, तुम उस फैमिली की हो पर तुम अलग हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर ब्लांश भी चुप नहीं रही और उसने भी कहा। दोनों की बातचीत ऐसे ही चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे। ब्लांश को पूरा भरोसा था कि वो अब विक्टर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और अपनी फैमिली को मना लेगी। पर उसे याद था कि उस दिन जब पहली बार विक्टर से उसकी मुलाकात हुई थी तो कैसे जॉर्ज ने उसे ट्रीट किया था। पर वो विक्टर से प्यार करने लगी थी और प्यार तो कोई सीमा नहीं देखता है ना। प्यार तो कोई बंधनों में बंधा नहीं होता है। और इसी बात को लेकर 1876 में अचानक से जब वो अपने पिता चार्ल्स की एक दोस्त, जिसे वो अंकल कहती थी, उनके साथ किसी काम से कोर्ट में आई थी और तभी अचानक फिर से उसकी मुलाकात वहीं पर विक्टर से हुई और अंकल से बातचीत करने के बाद वो सीधा विक्टर के पास गई और उससे कहने लगी, I really like you, Victor. मुझे अब बिलीव हो रहा है कि आई एम विद द राइट पर्सन और मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए। तुम्हारे साथ चलूँगी, जहाँ तुम कहोगी मैं वहाँ जाऊँगी, पर मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, विक्टर। उनके बीच होती ये बातचीत के बाद उसके अंकल वहां से चले जाते हैं और ब्लांश अकेली वापस आती है। ब्लांश को अकेला आता देख उसके पिता सवाल करते हैं। पहली बार चार्ल्स ने आज ब्लांश से सवाल किया था। इससे पहले एमिली ही सब कुछ देख रही थी, पर आज पिता का सवाल देखकर वो समझ गई थी कि बात बहुत बड़ी है। पिता ने उससे पूछा कि तुम कहां पर थी? ये सुनकर ब्लांश ने कहा कि मैं तो अंकल के साथ गई हुई थी। तब पिता ने बताया कि उसके दोस्त यानी कि ब्लांश के अंकल ने उन्हें यह बताया है कि वो वहां के एक छोटे से मामूली लॉयर विक्टर के साथ बातचीत कर रही थी और जो बातचीत ठीक नहीं थी।
उनके बीच कुछ चल रहा है, ये अंकल ने खुद चार्ल्स से कहा था। अब ये सुनने के बाद ब्लांश समझ गई कि उसके अंकल को उन पर शक हो गया है और उसने इस बात की हामी भर दी सबके सामने। वहां पर एमिली भी मौजूद थी, जॉर्ज भी मौजूद था और उसने कहा कि यस, आई लव विक्टर। इतना कहने के बाद ब्लांश वहां से दौड़कर चली गई। उसके जाने के बाद जॉर्ज, एमिली और चार्ल्स के बीच में चर्चा होने लगी। जॉर्ज ने यह फैसला किया कि अब से ब्लांश कहीं नहीं जाएगी और इस तरह से अब उसका आना जाना बंद हो चुका था। पर एक दिन अचानक जब ब्लांश अपने कमरे में बैठी थी खिड़की के पास, तभी अचानक उसने देखा कि चुपके से वहां पर उसके पास कोई आता है। रात के तकरीबन 9-10 बजे का वक्त था। उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर था। विक्टर को देखते ही ब्लांश के चेहरे पर खुशी तो आ गई थी, लेकिन वो विक्टर को खतरे में नहीं डालना चाहती थी और उसने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से, सब तुम्हें मार देंगे। मेरी फैमिली तुम्हारे ऊपर पहले से ही गुस्सा है और ऊपर से उन्होंने मेरा आना जाना भी बंद कर दिया है। चले जाओ प्लीज, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती, प्लीज विक्टर। ये बात सुनने के बाद विक्टर समझ गया था कि जरूर ब्लांश के साथ कुछ हो रहा है, इसीलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कह रही है। लेकिन विक्टर इस बार हार मानने वाला नहीं था और विक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। पर ब्लांश उसे जबरदस्ती वहां से भगा दी थी। उसके बाद अचानक अगले दिन जॉर्ज ने एमिली से कहा, कल रात मैंने विक्टर को हमारे घर के पास देखा। ब्लांश और विक्टर आपस में बातें कर रहे थे। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ करना चाहिए मामा, वरना हमारी रेपुटेशन पे बात आ सकती है। ये सुनने के बाद एमिली समझ गई थी कि जॉर्ज जो भी कह रहा है उस मुताबिक अब ब्लांश को कुछ अलग सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों बाज नहीं आने वाले। विक्टर जिस तरह की हरकतें कर रहा है और ब्लांश जिस तरह की हरकतें कर रही है, इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। और इसी के चलते एक दिन अचानक ब्लांश को घसीटते हुए एक छोटे से एटिक रूम में बंद कर दिया जाता है। ऐसा रूम जो कि छत के बिल्कुल कोने में होता है, जिसमें ना हवा थी, ना पानी था, ना सनलाइट, किसी चीज का कोई भी आने जाने का सोर्स ही नहीं था। ब्लांश वहां पर बंद थी, आसपास जाले लगे हुए थे। वो एक स्टोर रूम की तरह था, छोटा सा स्टोर रूम टाइप, जहां पर ब्लांश बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी सांसें इस तरह चल रही थी कि अब वो बस आखिरी बार अपने प्यार विक्टर से मिलना चाहती थी। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब धीरे धीरे ब्लांश ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। उसके माता पिता, भाई को लगा था कि अगर हम उसे इस तरह उस जगह पर बंद कर देंगे, शायद उसे अक्ल आ जाएगी और वो समझ जाएगी और हमारे मुताबिक अच्छी फैमिली के इंसान से शादी कर लेगी, जो बड़ा एरिस्टोक्रेट हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। ब्लांश आज भी उस प्यार की धुन लिए सवार थी और ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन अचानक ब्लांश को उनके घर की मेड खाना देने के लिए आती है और कहती है, मैडम ब्लांश, आपके लिए खाना। एमिली मैडम ने खाना भेजा है। आप कमजोर होती जा रही हैं मैडम, आप खा लीजिए प्लीज। ये सुनने के बाद ब्लांश ने जोर से कहा कि मुझे ये खाना नहीं खाना, तुम यहां से चली जाओ। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी फैमिली ने देखा कि अब ब्लांश खाना खाना भी बंद कर चुकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारी फैमिली की बात है, हमारी रेपुटेशन की बात है, तो चाहे फिर हमारी बेटी कितनी ही जिद्दी क्यों ना हो, हम भी जिद्दी हैं और हम ब्लांश की जिद पूरी नहीं होने देंगे। और इसी तरह समय बीतने लगा। लेकिन विक्टर का क्या हाल था? क्या विक्टर
ब्लांश को बचाने के लिए या उसे समझने के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन 1885 में अचानक उसकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई ये कोई नहीं जानता। एक रहस्यमयी तरीके से विक्टर को मार दिया गया और यही सच था कि उसे मारा एमिली और जॉर्ज के द्वारा ही गया था। उसके बाद उसके पिता यानी ब्लांश के पिता चार्ल्स की भी मृत्यु हो गई। अब एमिली और जॉर्ज रोज ये तमाशा देखते थे जहां पर ब्लांश उसी एटेक रूम में बैठकर चुपचाप शांति से रहती थी। कभी कभार चिल्लाती थी, कुछ कहती थी अगर कोई उसके पास आता था, कोई मेड आती थी, लेकिन उसके अलावा वो बिल्कुल शांत रहती थी। आज भी अगर एमिली उससे पूछती कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो उसका एक ही जवाब आता था, मुझे सिर्फ विक्टर चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, समझे? ये सब सुनने के बाद अब एमिली और जॉर्ज ने उसे कहना छोड़ दिया। इसी तरह 25 साल बीत गए। एमिली, जॉर्ज उसके साथ जो भी हो रहा था उसे इग्नोर करने लगे थे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी बहन उनके लिए मर चुकी है, उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है और ऐसे ही वो जी रहे थे। पर जो हाल इस वक्त ब्लांश का था वो बहुत अजीब था, जो शायद आप भी नहीं देख पाते। अचानक उनके घर में काम करने वाली एक मेड, जिससे अचानक ब्लांश को एक अलग सा लगाव हो जाता है। और जैसे ही वो लगाव होते हुए एमिली और जॉर्ज देखते हैं, उसे भी बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब उनकी बेटी का किसी से भी लगाव हो। और एक दिन अचानक जब उनके पड़ोसियों ने उनसे पूछा कि एमिली, तुम्हारी बेटी ब्लांश कहाँ पर है, तो एमिली ने ये जवाब दिया, ब्लांश पता नहीं अचानक एक दिन वो गायब हो गई। हमें भी नहीं पता वो कहाँ है। शायद वो भाग गई है। उसे हमारी फैमिली के साथ इस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जीना पसंद नहीं था, पर मुझे यकीन है मेरी ब्लांश कहीं पर सुरक्षित होगी। सब कह रहे हैं कि उसका किडनैप हो गया है। मुझे यकीन नहीं है, वो वापस ज़रूर आएगी, मुझे बिलीव है। अब इसी तरह समय बीता और ब्लांश की फैमिली यानी कि उसका भाई जॉर्ज और उसकी माँ एमिली दोनों झूठ बोल रहे थे कि हमारी बेटी कहीं दूर जा चुकी है, वो घर में नहीं है, या फिर ये कह देते थे कि हमें नहीं पता, उसे कुछ हो गया था, वो अचानक गायब हो गई, उसका किडनैप हो गया। ऐसी तरह तरह की बातें उसके बारे में बनाई जाती थी। ब्लांश के दोस्तों तक को पता था कि ब्लांश एक लड़के से प्यार करती थी, पर अचानक रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गई। ये बात उनसे भी हजम नहीं हो रही थी। उनको तो यही लग रहा था कि जो उनकी फैमिली कह रही है वही सच है, लेकिन ब्लांश तो बेचारी उस छोटे से कमरे के अंदर बंद थी और जिसमें उसकी सांस से लेना भी मुश्किल हो गया था। वो एक लाश बन चुकी थी, जिंदा लाश। वो वहां पर कैसे जी रही थी ये वही जानती थी। अब इसी तरह समय बीतता गया और 1901 में मई में अचानक से पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक लेटर मिलता है। उस लेटर में क्या लिखा था, आइए सुनते हैं। हाय, मैं तुम्हें अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये लेटर ज़रूर पढ़ना। कोई चीज़ है जो तुम्हें ढूंढनी है। मॉनियर फैमिली में बड़ा राज है जो कब से और कितने सालों से छुपा हुआ है। उसे ढूंढो, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो तुम बहुत कुछ जान जाओगे। हेल्प करो, उसे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। उस चीज़ को जाकर ढूंढो। मैं तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आपका शुभचिंतक। उस लेटर को पाने के बाद अटॉर्नी जनरल सीधा ब्लांश की फैमिली के पास पहुंची, जहां पर एमिली उनको देखकर गुस्से में कहती है कि आप यहां से चले जाइए, यहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और उसके बाद वो जांच करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जांच होती है और धीरे धीरे लेटर के मुताबिक वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ब्लांश बंद थी। वो कमरा जंजीरों के साथ
पूरे तरीके से बंद किया गया था ताकि उसे कोई खोल ही ना सके। और ये देखकर उन्हें कुछ सस्पिशियस लगा कि जरूर इसी के अंदर कुछ है जो लेटर में लिखा हुआ था। उन्होंने उसे तोड़ा तो देखा बिस्तर पर एक ऐसी जिंदा लड़की थी जिसकी बॉडी कुछ इस तरीके से थी, आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। उसकी हड्डियां उसकी स्किन से चिपक चुकी थी, उसके लंबे लंबे बाल थे जो काफी समय से कटे नहीं थे। 25 साल से वो इसी एटक रूम में बंद थी। ना हवा, ना पानी, ना कुछ ढंग से खाना पीना, कुछ नहीं था, ना हंसना ना रोना, बस शांत होकर वो पड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने सबको देखा तो वो डर गई, उसके हालात अजीब हो गए थे और वो इतने अजीब तरीके से सबको देख रही थी कि उसकी हालत कोई इंसान बर्दाश्त ना कर पाए, ऐसी हालत थी उसकी। और यही नहीं बल्कि आसपास कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे उसी के बिस्तर के पास, और आसपास उसका खुद का बॉडी वेस्ट पड़ा था जो इस तस्वीर में दिखाना मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन इतनी गंदी हालत उसकी हो चुकी थी कि कोई भी बर्दाश्त ना कर पाए। उसे टीम ने रेस्क्यू किया। उसके बाद पता चला कि उसकी मां एमिली ने और उसके भाई जॉर्ज ने उसके साथ कितना घटिया किया है, जिसके बाद एमिली को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 15 दिनों बाद ही एमिली हार्ट अटैक से मर गई। शायद वजह यह थी कि उसे अपनी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता होने लगी थी, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद वो नहीं देख पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वहीं जॉर्ज, उसे भी गिरफ्तार किया गया लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। और वहीं बात करूं ब्लांश की, तो ब्लांश को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर वो अब पानी को देखती थी, हवा को देखती थी, या फिर कभी वो अगर सनलाइट देख लेती थी तो दौड़ती थी। उसे अंधेरे में रहना पसंद आने लगा था, उसे बंद कमरे में रहना पसंद था, घुटन में रहना पसंद था, जो किसी को पसंद नहीं होता है। अगर मैं भी आपको एक डब्बे में बंद कर दूं तो शायद आपका दम घुटने लगेगा, लेकिन उसे उस बंद डब्बे में उतना सुकून मिल रहा था जितना उसे खुली हवा में नहीं मिल रहा था। वो चिल्लाती थी, चीखती थी, डॉक्टर्स उसे संभालते थे, नर्स उसे संभालती थी, लेकिन डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम उसके साथ अटैच हो गई थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ देखना पसंद नहीं करती थी। और 64 की एज में 1913 में ब्लांश मोनियर मर गई। उसके मरने के बाद ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में ऐसी बसी हुई है जो कोई कह भी नहीं सकता कि इतनी खौफनाक थी। इस कहानी की बात करूं जितनी उतनी कम थी। जॉर्ज, एमिली, चार्ल्स, विक्टर, सबके अलग अलग किरदार थे यहाँ पर, लेकिन ब्लांश के साथ सबसे घटिया तरीके से उसे मौत मिली। जो भी हुआ वो गलत था। माना जिद्दी होना गलत है, प्यार करना शायद गलत है, लेकिन किसी के हक को छीनना अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए क्या सही है? शायद ब्लांश ने झूठ बोला होता, शायद वो अपने आप को बचा पाती, शायद वो अपने प्यार विक्टर के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए भाग जाती तो शायद अच्छा होता। इस गंदी घटिया जिंदगी को नहीं जीती। पर क्या उसकी माँ, उसके भाई, उन पर कोई असर हुआ था? उन्हें गिल्ट फील हुआ होगा जब उन्होंने अपनी बहन को 25 साल इस तरह रखने के बाद जेल में हवा काटी होगी, जेल में रहे होंगे। क्या उन्हें ये रियलाइज हुआ होगा? क्या इतना घटिया समाज है? क्या इतनी घटी सोसाइटी है हमारी? क्या इतनी घटिया सोच है हमारी कि हम लोग ये भूल जाते कि हम इंसान हैं? हम इस स्टेटस से पहले, हम रेपुटेशन से पहले, हम अपनी फैमिली से पहले, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले अपने इंसानियत को ऊपर क्यों नहीं रख पाते हैं? सबसे बड़ी बात है, शायद ही आपके आसपास भी हो रहा होगा, जहां एक ब्लड रिलेशन में होते हुए कई लोग अपने ही भाई, अपनी ही माँ, अपनी ही बेटी किसी ना किसी के साथ गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ 1849 से शुरू हुई कहानी नहीं है, ये आज भी 2026 में, 2027 में कहां जाकर ये कहानी रुकेगी ये कोई नहीं जानता, बिकॉज ये कलयुग है। लेकिन कलयुग इतना गंदा है तो आगे जाकर क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते।
पर सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुनते रहिए क्राइम कहानियां को, जहां पर कई कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। और लेकर आऊंगी इस कहानी को जो आपके लिए फिर से एक बार एक ऐसी कहानी बनकर निकलेगी जो क्राइम से रूबरू भी करवाएगी और बताएगी कि क्राइम कितना घटिया हो सकता है। तो देखिएगा जरूर नेक्स्ट सैटरडे नॉक टीवी पर 10 PM EST 7 PM PST। याद रखिएगा समय। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैटरडे नॉक टीवी पर क्राइम कहानियों के साथ।